गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और पाइए नई वीडियो जो आपके लिए सेकंड टर्म्स के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की दूसरी वीडियो अध्याय नंबर 12 से है, औपनिवेशिक शहर। और मैंने कहा था ना, यहाँ से मिनिमम 5 नंबर के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे और बड़े क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का जो है आपसे अवश्य आपसे पूछा जाएगा। आज की दूसरी जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडो सारासैनिक शैली ये क्या थी जानेंगे, नवशास्त्रीय शैली ये कौन सी थी, और नवगौतिक शैली ये कौन कौन सी शैली, तीनों ही शैली में से एक क्वेश्चन जो आपको कई बार पूछा गया है। उसके बाद कोतवाल के कार्य क्या थे, रेलवे, भारत में रेलवे सर्वप्रथम की शुरुआत कब हुई और किसने की थी, ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन में क्या अंतर है, गेटवे ऑफ इंडिया ये क्या है, हमने इंडिया गेट पढ़ा है, गेटवे ऑफ इंडिया क्या था, किसने बनाया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये भी क्या चीज है, या फोर्ट विलियम क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन भारत में कब किया गया पहली बार, और मुंबई की चौल इमारतों की विशेषताएं क्या थी ये इमारतें। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज चर्चा मैं करने वाला हूं। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इंडो सारासैनिक शैली। देखिए, इंडो सारासैनिक, इंडो इंडिया की, और सारासैनिक शैली जो है जो विदेश से आई थी, जिनको हम यूरोपीय कहते थे। तो ये जो भारतीय और यूरोपियों को मिलाकर जो शैली बनी, जो मिश्रित शैली थी, उसे कहा जाता था इंडो सारासैनिक शैली। और मैं बता दूं, भारतीय शैली की बात करें तो ये भी जो है मिश्रित हो चुकी थी, किनका, हिंदू और इस्लामी की मिश्रित जो है। तो इस तरह से 3 मिश्रण थे, एक तो यूरोपीय, इस्लामी और हिंदू, इनका मिश्रण जो है थे। इनके जो भी वास्तुकला रही है उनका मिश्रण जो है उसे कहा गया इंडो सारासैनिक शैली। अब दूसरा बताएंगे यहाँ पर कि मध्यकालीन जो है जो इमारतें जो बनी है, चाहे भारतवर्ष में बनी है चाहे यूरोप में बनी है, ये सारी उन्हीं का ही निचोड़ था। क्या क्या था इसमें, इमारतें के जो गुंबद होते हैं, जो ऊपर बनते हैं गुंबद, ठीक है जी, वो छतरियां नजर आनी है, छतरियां जो है, छतरियां जो बनती हैं कोनों कोनों के ऊपर ये छतरियां बनी है, या मेहराबें, ये जो मेहराबें हैं देखेंगे, ये मेहराब बोलते हैं इसको, जो गोल दिया गया है, ये खिड़कियों के ऊपर भी बनती है, कई बार जो है दरवाजों के ऊपर मेहराबें, ये प्रभावित करती हैं, ये इसी शैली की जो है रहती हैं। तीसरा क्या बता रहे हैं कि जो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया याद रखना, इसे मुंबई में बनाया गया था। कब बनाया गया था इसकी चर्चा हम आगे जो है वो करने वाले हैं। और इसके अलावा जमशेदजी टाटा जो उद्योगपति हमारे जो है अगर अंग्रेजों के समय में जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा जो है, अंबानी का नाम नहीं आता भाई, उद्योगपति जमशेदजी टाटा वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम जो है स्टील इंडस्ट्री जो है वो जमशेदपुर में लगाई गई थी। तो उनका अपना नाम है, उन्होंने अंग्रेजों की ही तरह उस समय ताजमहल होटल बनाया था, दुनिया का सबसे बढ़िया होटल भारतवर्ष में जो है ये बनाया था, चैलेंज था। तो इसकी कहानी भी मैं आगे आपको सुनाने वाला हूँ। तो इसका जो है एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा, एक गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा जो है ताजमहल होटल, इसी सारासैनिक या सारा सैनिक शैली, इंडो सारासैनिक शैली के द्वारा बनाए गए हैं। क्लियर हो गया? इसकी विशेषताएं क्या बताया मैंने, गुंबद, छतरियां और मेहराबें। दूसरा था नवशास्त्रीय शैली, न्यू क्लासिकल शैली। क्लासिकल होता है जो प्राचीन समय से जो शैली चली आ रही है, लेकिन ये जो नवशास्त्रीय शैली है ये हमारी शैली नहीं थी, ये अंग्रेजों की शैली थी, यूरोपियन शैली थी। आरंभ में जो है उन्होंने, आरंभ में जब ये मुंबई आए, मद्रास में आए, तो वहाँ पर जिस शैली के उन्होंने भवन बनाए उसे कहा जाता है नवशास्त्रीय शैली। उस शास्त्रीय शैली का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब इसकी जो विशेषता क्या है कि इसमें बड़ी बड़े जो है वो स्तंभ होते हैं, देखेंगे ये इस तरह के स्तंभ, और गणितज्ञ जो संरचनाएं होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ ट्राइंगल्स आती है ना, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बन गया, यहाँ पे जो है रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। तो इसकी आपकी खिड़कियाँ उस तरह से, तो इसमें 2 तरह की, एक तो बड़े बड़े जो स्तंभ होते हैं, और याद रखना रेखा गणितज्ञ संरचनाएं होती हैं। समझाई बात, एक रेखा में, एक सिद्ध में, या जो भी गणितज्ञ हमारी संरचनाएं हैं, चाहे वो जैसे मैंने बताया ट्राइंगल्स हैं, या फिर सर्कल हैं, या फिर जो है किसी भी प्रकार ज्योमेट्रिकल जो संरचना है वो। अब ये कहाँ से आई भाई ये शैली, तो ये प्राचीन, याद रखना, प्राचीन रोमन जो सभ्यता थी, प्राचीन रोमन सभ्यता जो थी, वहाँ पर जो भवन बनाए जाते हैं, ये देखिए प्राचीन रोमन सभ्यता का ही जो खंडहर हैं, आप देखेंगे यहाँ पे बड़े बड़े जो है स्तंभ जो बनाए गए हैं।
तो इसी प्रकार की ज्योमेट्रिकल सारी की सारी जो है संरचनाएं हैं, तो या चॉर्स बनाई होगी या तो फिर जो है वो दूसरी तरह से रेक्टेंगल में बनाई होगी, तो या सीधी उसमें बनाई होगी, तो ये इस तरह से बनाई जाती थी। इन्हें कहा जाता है नवशास्त्रीय शैली। ठीक है जी, इसको अपनाया अंग्रेजों ने और इसी के आधार पर उन्होंने, अगर इसका एग्जाम्पल अगर आपको देना होगा तो भारतवर्ष में 1833 ईस्वी में जो है मुंबई में टाउन हॉल बनाया था। याद रखना, ये टाउन हॉल की ही पिक्चर है, मुंबई में टाउन हॉल बनाया है, ये विदेश में नहीं है, मुंबई में आपका इस तरह से। तो ये शैली का एग्जाम्पल ही आपको लिखना पड़ेगा। मुंबई का टाउन हॉल 1833 में बनाया गया और 1860 ईस्वी में बनाया एल्फिस्टन सर्कल, जो जिसकी पिक्चर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन इसी आधार पर वो भी बनाया गया था। तो वो है नवशास्त्रीय शैली। तीसरी आ गई नव गौथिक शैली। ये भी पूछा जाता है। देखिए, ये शैली भी पूरी तरह यूरोपियन शैली थी। इस यूरोपियन शैली में क्या थी कि ये जो शैली थी ये काफ़ी सजावट वाली शैली थी, साजो सजावट जो की जाती थी। इसकी जो विशेषता देखिए, याद रखना है, एक तो जो है ऊंची उठी हुई जो है छतें। अंग्रेज लोग जिस देश से आए थे वहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो उस बर्फ़ को नीचे गिर जाए आसानी के साथ, इसलिए जो है छतें कैसे बनाते, बड़ी तीखी, ऊपर ऊंची उठी हुई। तो भाई ये जो शैली है इसे कहा जाता है नव गौथिक शैली। एक तो हो गया ये, ठीक है। नोकदार मेहरावें, आप देखेंगे इसकी जो मेहरावें जो बनी है, जो गोल होती थी, अब वो कैसे होगी, तीखी। देखेंगे सबसे बड़ी मेहराब नजर आ रही ना, तो ऊपर जो तीखी होती हैं। तो इस प्रकार से ये तीखापन मेहराबों में ये भी कौन सी है, नव गौथिक शैली। और उसके बाद जो है तीसरा जो है वो विस्तृत सजावट। बाहर जो है सजावट की जाए, पत्थरों को इस तरह से काटा जाता है तो कुछ सजावट बाहर नजर आती है। तो ये सजावट जो है इसी का जो है वो नतीजा है। तो इसलिए ये तीन जो है इसकी विशेषताएं हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल देना हो ना आपको, तो आप लिखेंगे मुंबई का सचिवालय, और मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ मुंबई का जो सचिवालय है वो ये रहा, ये निर्मित है मुंबई में। मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय ये रहा। और उच्च न्यायालय जो है मुंबई का उच्च न्यायालय, उसकी बिल्डिंग ये रही। ये अंग्रेजों ने ही बनाई है और किस शैली में बनाई है, नव गौथिक शैली में बनाई है। तो अब आप तीनों का जो है वो डिफरेंस कर सकते हैं एक ही पेज के ऊपर मैंने इसलिए। और अधिकतर अगर इसका बड़ा एग्जाम्पल करना है तो यूरोप में जितने भी जो है, या अगर आप शिमला में जाएंगे और वहाँ का जो चर्च देखेंगे तो वो चर्च भी कौन है, नव गौथिक शैली में। तो जितने भी चर्च बनाए यूरोप में चाहे इधर, वो नव गौथिक शैली में वो बनाए गए अंग्रेजों को द्वारा। अब आता है चौथा क्वेश्चन, वो है कोतवाल कौन था भाई। तो यार कोतवाल जो है आपको याद होगा, ये जो है कोतवाल जो शब्द है ये मुगल लेकर आए थे। तो नगर में जो और आगे ये चलता रहा, आज भी जो है कई जगह जो कोतवाल का इस्तेमाल जो किया जाता है। भाई प्रधान जो आपका नगरों का जो प्रधान पुलिस अधिकारी होता है, नगरों का प्रधान पुलिस अधिकारी था, उसे कहा जाता था कोतवाल। इसके काम क्या क्या होते हैं, देखिए बहुत सारे काम उस समय होते हैं, मल्टीपल काम। एक तो जो है नगर की जो है कानून व्यवस्था को संभालना, वहां पर शांति कायम करना जो है उसका कार्य था सबसे इंपॉर्टेंट, जो उत्तरदायी, जो आज भी विधान। इसके अलावा वहां की चौकीदारी, देखा पुलिस वाले जाते हैं जो है पूरे नगर की जो है वो रात को जो है वो चेकिंग भी करते हैं, देखते हैं कि कोई बदमाश तो नहीं घूम रहा है, ये भी कार्य होता था। और इसके लिए जो है क्या कार्य करते हैं, मुखबिर बनाए होते थे। मुखबिर क्या होते हैं, एक तरह की इनकी जो है वो जैसे अंग्रेजों ने नहीं, लेकिन जो राजा होते थे उन्होंने क्या किए होते थे, गुप्तचर जो है वो रखे होते थे अपने, गुप्तचर जो आपकी गुप्त जो है सूचना देते थे। उसी प्रकार से इसने भी जो है मुखबिर रखे होते थे। तो गुप्तचर की जगह क्या हो गया शब्द मुखबिर। तो उनसे सूचना प्राप्त करते थे ताकि जो है उनको पहले ही पता लग जाए कोई भी गलत काम हो रहा है या कोई गलत ऐसा काम होगा जो सही करने की जरूरत है, तो ये मुखबिर ही बताते थे। इसके अलावा जो है इसके अतिरिक्त एक और काम होता था कि नगरों की उचित सफाई बनी रहे, इसका भी प्रबंध, और प्रकाश का प्रबंध, ये दो कार्य भी जो है वो यही लोग जो है वो करते थे। फिर नगर के जितने भी बदमाश हैं या वैश्याएं हैं या अन्य नशीली वस्तुओं को जो बेचने वाले हैं, उनकी गतिविधियों के ऊपर ये नोट रखते थे, ठीक, निगरानी रखते। ऐसे लोग जब भी होते थे उनको पकड़ कर कहाँ डालते थे, जेलों में। ये जेलों नहीं है, जेलें होंगी, तो जेलों में जो है इसकी व्यवस्था की जाती थी, उनको डाला जाता था। तो इस तरह से एक और कार्य बोला गया है कि जितने भी विदेशी लोग आते थे भारतवर्ष में, यात्री आते थे, उनकी देखभाल करने का प्रबंध भी कोतवाल के पास ही होता था। अब आता है पांचवा क्वेश्चन, रेलवे की शुरुआत का शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहले कम से कम ये मालूम तो हो कि भारत में रेलवे सर्वप्रथम कब चली थी, तो ये भी, और उन शहरों के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारा आपको यहीं पर मिलने वाला है। देखिए भारत में बात करें तो भारत में
रेलवे की शुरुआत जो करने वाले थे गवर्नर जनरल, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, वो है लॉर्ड डलहौजी। देखिए लॉर्ड डलहौजी 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण भी माना जाता है, उसी के कारण हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए एक अच्छा कार्य भी भारतवर्ष में हो रहा है। उसके हाथों से क्या हो रहा है कि पहली रेलवे लाइन जो है उसी के द्वारा भारतवर्ष में बिछाई गई थी उसके प्रयासों से। लेकिन ये डेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, ये 1853 है, इसको करेक्शन कर लेना। कब की भारतवर्ष में? 1853 ईस्वी में जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। और एक और चीज मैं बता दूं कि विश्व स्तर पर भी आपको याद रखना होगा, ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने पहली विश्व में ट्रेन जो है लेकर आए थे अपने देश में। और ये कब चली थी? 1825 ईस्वी में, भारत से पहले। ठीक है, 1825 ईस्वी में। तो दोनों चीजें आपने याद रखनी है। भाई ये रेलवे लाइन कहां से कहां बिछाई गई थी? पहली ये थी आपकी मुंबई से थाना, थाना से मुंबई, याद रखना, थाना से मुंबई। और लगभग ये कितने किलोमीटर थी? याद रखना, 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर की ये जो है वो लाइन थी। और इसके जो डिब्बे थे ये भी याद रखना, लगभग 20 डिब्बे थे। आपको नहीं बतानी होगी, आपको तो मालूम से होना चाहिए कि 1853 में हुआ था, लेकिन मैं आपको जनरल नॉलेज के हिसाब से 34 इसके जो है वो किलोमीटर था, 20 डिब्बे थे। और लगभग सवा घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट इसको जो है 34 किलोमीटर चलने में लगा था। तो बहुत समय लगा था, लेकिन यह क्रांति थी। बहुत से लोगों को एक ऐसे इंजन के द्वारा खींचा गया और लगभग 400 लोगों ने इसमें यात्रा करी थी। तो अपने आप में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था ये भारतवर्ष में। और इस रेलवे के कारण क्या हुआ भाई? अब इसके बताऊं मैं क्या क्या इसके जो प्रभाव रहे। नंबर 1, जात पात के बंधन टूट गए। लोग जो है अब शहरों की तरफ आते थे रेलवे के द्वारा। क्यों आना? देखिए रेलवे वो माध्यम था जो सस्ता भी था। तो गरीब लोग जो है गांव में रहते हैं ना, गरीब लोग कैसे, या तो पैदल आते थे, लेकिन अब उनके पास एक साधन भी हो गया, वो था रेलवे के द्वारा। तो इस प्रकार से जब ये शहर में आए तो आपको पता होगा शहर में लोग जो है वो बड़ी ऊंची भावना से रहते हैं, वहाँ जात पात कोई नहीं पूछता है। तो जात पात से परे वो केवल व्यवसाय के बारे में बात करेंगे, जात पात। तो इस प्रकार से बंधन टूटने लगे। नंबर 2, विकास को बल मिला, उद्योगों का विकास। अब लोग जो है अब गांव से हटके कहां आने लगे? शहरों में आने लगे, माध्यम मिल गया रेलवे। और उससे क्या हुआ? अब उद्योग विकसित हुआ, बड़े बड़े उद्योग विकसित। उद्योग किससे चलते हैं? श्रम से चलते हैं। श्रम चाहिए, लोग काम करने वाले चाहिए, तो वहां पर उनको लोग मिलने लगे। ये भी रेलवे का कारण हुआ। आवाजाही जो तीव्र गति से रेलवे के द्वारा क्या हुआ? अब समय का भी जो है समय भी बचने लगा। तीव्र गति के साथ जो है लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो जानने लगे तीव्र गति से और सस्ते दरों पर, आसानी के साथ। बैलगाड़ी के ऊपर कितने कितने समय लगता था, उससे निजात मिली और सस्ती दरों के ऊपर जो है आसानी के साथ जो है वो पहुंचने लगे। इसके अलावा क्या हुआ? विकास के कारण बेरोजगार, जो बेरोजगार थे उनको रोजगार भी मिलने लगा। क्योंकि रेलवे जो है भारतवर्ष में देखें तो भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो सरकारी नौकरियां मिलती थी वो रेलवे में ही मिलती, तो इससे रोजगार भी मिलने लगा। तो ये हुए इसके सारे लाभ या इसके शहरों में प्रभाव। क्लियर हो गया जी? अब चलते हैं ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। ये बहुत ही नाम से ही पता लग जाता है ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन। देखिए ये जो ब्लैक टाउन था और व्हाइट टाउन, टाउन होता है ना शहर, तो सीधी सी बात है जो व्हाइट मैन के लिए, मतलब अंग्रेजों के लिए जो शहर बनाए गए वो व्हाइट टाउन कहला गए, और जो भारतीयों के लिए जो है शहर बने उनको कहा गया ब्लैक टाउन। क्लियर हो गया? तो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। तो जो ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन थे ये ब्रिटिश शासन के शासनकाल में नक्सली भेदभाव के प्रतीक थे। याद रखना, नक्सली भेदभाव के प्रतीक थे। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बताने के लिए कि हम आपसे ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं। और इसलिए उन्होंने क्या बनाया अपने लिए? एक अलग से टाउन बनाया जिनको कहा जाता है व्हाइट टाउन। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दे दिए थे। जो भी अगर हम व्हाइट टाउन की जितनी भी बात करेंगे, सबसे पहले उन्होंने जो शहर बसाया था अपने लिए खास तौर पर, वो था आपका मद्रास में। अब मद्रास में 1639 में, और वहाँ पर सेंट फोर्ट जॉर्ज जो है वो बसाया गया। देखेंगे यहाँ पर, ये मद्रास का ही एक मानचित्र है, बनाया गया है। इसमें देखेंगे ये जो शहर है, या सॉरी जो जगह थी, ये सारा किले का, यहाँ किलाबंदी की गई है चारों तरफ। तो भाई जो भी इन्होंने शहर बसाए और जहाँ पर उनको किलाबंदी कर दिया गया, और अंदर उनके बड़े बड़े महल होते थे, चौड़ी सड़कें होती थी, बड़े खुले मैदान होते थे, ग्रीन घास जब उसके ऊपर होती थी, और गोल्फ कोर्स जो गेम वो खेलते थे या कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन ये किसके लिए होती थी? केवल वाइट मैन, सफ़ेद लोगों के लिए। तो इसलिए इनको कहा गया व्हाइट टाउन। और इसके बाहर, क्योंकि ये अंग्रेज लोग जो व्यापारी लोग थे, तो इनके साथ
व्यापार, इनके छोटे मोटे जो व्यापार थे वो, अब इनको जरूरत किसकी थी? आम लोगों की, भारतीय लोगों की। तो जो भारतीय लोगों को उनको बसने के लिए कहाँ किया गया प्रेरित? उससे बाहर, किले से बाहर, और वहीं रहते थे। चाहे वो बड़े अमीर भारतीय हो, चाहे मजदूर हैं, वो सारे बाहर आकर बसने लगे और यहाँ पर बस्तियाँ स्थापित होने लगी। तो ये बन गया ब्लैक टाउन और ये बन गया व्हाइट टाउन। क्लियर हो गया? तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये हुआ ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन में अंतर। अब आ जाता है गेटवे ऑफ इंडिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब भाई आपने इंडिया गेट के बारे में सुना है, वो दिल्ली में बना है, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है, याद रखना, गेटवे ऑफ इंडिया ये 1911 ईस्वी में बना है। कहाँ? मुंबई में बना था। और क्यों बनाया था? देखिए 1911 ईस्वी में क्या हुआ कि इंग्लैंड के जो शासक थे जिनका नाम था जॉर्ज पंचम, याद रखना, जॉर्ज पंचम जो है अपनी पत्नी जिनका नाम था मैरी, उनके साथ जो है उनके स्वागत के लिए, जो भारत में उनके स्वागत के लिए जो है इसका निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो प्रारंभ किया गया था। उसमें पहले मॉडल जो है बनाया गया था, उनके स्वागत में केवल मॉडल बनाया गया था बोर्ड का, लेकिन बाद में इसका जो कार्य था वो प्रारंभ किया गया 1913 ईस्वी में, और दिसंबर 1924 ईस्वी में जब बनकर तैयार हो गया था। लगभग ये 85 फीट जो है ऊंचा है। और इसकी जो विशेषता क्या है? एक तो सबसे पहले इंडो सारासैनिक शैली, समझ सकते हैं ना, आपको क्या बताया था, जो मिश्रित शैली थे उसके द्वारा जो है इसे बनाया गया है। और दूसरा इसकी विशेषता क्या है? इसकी गुंबद, जो गुंबद है अंदर की तरफ से देखेंगे इसको गुंबद गोल करके जो बनाए गए हैं, या फिर छतरियां, जो ये छतरियां बनाई गई है कोनों के ऊपर, ये छतरियां और जालियां जो पत्थर से काट के ही बनाई, देखेंगे यहाँ पर जाली लगी, अगर यहाँ देख पाएंगे तो ये ज़्यादा नजर आएगी। तो ये जालियां पत्थर से ही बनाई गई हैं काट काट करके। और मेहराबें इसकी जो है वो मेहराबें हुई ये दरवाजे के ऊपर जो मेहराबें गोल, तो ये सारे इसकी जो है वो विशेषताएं हैं। तो लिख पाएंगे ना आप गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में। अब आता है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है, मैंने कहा था ना, मद्रास जो पहला उनका बसाया नगर था या पहली बस्ती जहां से व्यापार वो करते थे वो मद्रास था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर जो है चारों तरफ क्या करवा दिया, उस जगह को किलाबंदी कर दी गई। ठीक है जी। और किलाबंदी करने के बाद इसको कहा गया फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना गया। तो याद रखना फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये जो व्हाइट टाउन था, व्हाइट टाउन का मतलब जहां पर अंग्रेज लोग ही अंदर रहते थे और बाहर कौन रहते थे? भारतीय लोग। और इसको कहा गया ब्लैक टाउन। यहां अधिकांश जो है यूरोपीय, अधिकांश का मतलब सारे ही अधिकांश, और किले के अंदर का जो अंदर केवल जो है नस्ल धर्म के लिए जो है बनाए गए थे कि अंदर अंग्रेज लोग ही रहते थे और बाहर भारतीय रहने की व्यवस्था। और इनको हिदायत थी कि कोई भी जो है अंग्रेजों के साथ विवाह नहीं स्थापित हो सकता था भारतीयों का। और किले के अंदर अगर संभावना थी तो केवल अंग्रेज या तो फिर डच भी हो सकते थे या पुर्तगाली जो विदेशी थे उनको आने की संभावना थी, लेकिन भारतीयों को बिल्कुल अंदर नहीं आने दिया जाता था, ना ही उनके साथ किसी प्रकार के विवाह संबंध स्थापित थे। तो ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्लियर हो गया? ये अगर देखेंगे तो ये प्राचीन दृश्य, और ये अब का जो है अगर आप जाएंगे तो ये बिल्डिंगें उनके द्वारा बनाई हुई अब भी वहां पर स्थापित है। एक आता है फोर्ट विलियम का नाम। ये जो फोर्ट विलियम है, ये किला भी किसके द्वारा बनाया गया? अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। लेकिन कहां बनाया गया था? याद रखना, ये कलकत्ता में बनाया गया था, कोलकाता में बनाया गया है, और इसको कहा गया फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो थे ये उस समय जो है वो राजा थे, उनके नाम पर ये बनाया गया था। देखिए 1757, याद रखना 1757 से प्लासी का जो युद्ध हुआ था, प्लासी की लड़ाई, वो थे क्लाइव के बीच में। लॉर्ड जो क्लाइव थे अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे और सिराजुद्दौला जो वहाँ के नवाब थे। तो सिराजुद्दौला जो हार जाते हैं और इस प्रकार से बंगाल का जो प्रांत है वो किसके हाथ में चले गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो है चला गया। तो उसके पश्चात, जीतने के पश्चात उन्होंने वहाँ पर जो है जो स्थापित किया, जो किला बनाया वहाँ पर, उसको कहा गया फोर्ट विलियम। जहाँ पर वो अंदर जो व्हाइट शहर बसाया है ना, उसको व्हाइट आउट जो बनाया, उसके किलाबंदी कर दी गई, तो उसको कहा गया फोर्ट विलियम। आज भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ की इमारतों में अगर आप देखेंगे, ये सुंदर सी इमारत है, हालांकि मिलिट्री बेस्ड, सबको जितनी भी है वो छावनियाँ हैं अब आज के टाइम में, लेकिन ये उस टाइम में विक्टोरिया मेमोरियल के नाम से ये बिल्डिंग जो है जानी जाती थी। तो बहुत खूबसूरत जो है अंदर के दृश्य आपको मिलेंगे। लेकिन इस जगह के ऊपर जो है माना जाता है कि इन जगहों को जो है अंग्रेजों ने केवल अपने स्वभाव से अपनी तरह बसाने की कोशिश करी, कि ताकि उन्हें ये फील ना हो कि हम भारत में आकर बसे हैं। उनको ये फील हो कि उसी तरह की बिल्डिंगें, उसी शैली में, और वैसे ही खुले मैदान, वैसे ही पार्क, ऐसा महसूस करें कि हम उसी देश में, अपने इंग्लैंड में ही रह रहे हों। इस हिसाब से उनको बनाया। तो फोर्ट विलियम का नाम आपको याद रहेगा। अब आ जाता है 10वां क्वेश्चन, वो है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन
कब किया गया और क्यों किया गया? देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग या सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक ही बात है। इस चीज को आपने सबसे पहले समझ लेना है। और इसका गठन जो है वो 1867 ईस्वी में किया गया था। 1867 ईस्वी में भारतवर्ष में कंपनी का शासन था, उस समय ये किया गया था। इनका काम क्या होता है? सावधानी पूर्वक मानचित्रों को तैयार करना। किसी भी मानचित्र को, चाहे वो किसी भी बेस्ड के मानचित्र हो, चाहे वो नदियों से संबंधित हो, चाहे वो जनसंख्या से, जितने भी मानचित्र बनते हैं वो कौन बनाता है? सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसको बनाता है। क्लियर है? याद रखना। तो 1867 ईस्वी में जो है इसकी सर्वप्रथम जो है वो स्थापना की गई थी। किसी जगह के ऊपर जो है 1767 भी आ जाता है, आपने क्लियर इसको कर लेना है। क्लियर हो गया? अब आ जाता है अंतिम क्वेश्चन, वो है बंबई की चौल जो इमारतें हैं वो क्यों बनाई गई थी? क्यों बनाई गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौल इमारतें, देखिए चौल इमारतें, सबसे पहले समझ लीजिए कि जो चौल इमारतें बनाई गई थी वो बहुमंजिला इमारतें थी। कैसी थी? बहुमंजिला, एक से ज़्यादा मंजिला होती है, 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल तक जो होती थी। और ये एक एक कमरे की आवासीय योजना होती है, जिसको कहते हैं ना वन रूम सेट। तो भैया ये वन रूम सेट के ही कमरे होते थे। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि बाहर की तरफ जो खुला जो हो बरामदा होता था सभी में, क्योंकि इस जगह पर जाने के लिए सीढ़ियाँ तो बनी हैं, लेकिन सीढ़ियों से फिर जो बरामदे से होते हुए अपनी जगह के ऊपर अपने रूम में आप जा सकते थे। अब इसे क्यों बनाया गया था? आपको मालूम हो गया ना कि मुंबई जो है वो शहर हो गया था जहाँ पर जो है रोजगार की संभावना बहुत अधिक थी, पुरुषों में ही नहीं स्त्रियों में भी। तो इसलिए जो है लोग परिवार के साथ जब कहाँ आकर बसने लगे, मुंबई में। और उनको बसाने की जो सबसे बढ़िया तरीका था, उनको इस तरह की इमारतें दे दी हैं एक वन रूम सेट के, और इस प्रकार से बनने लगे और लोग वहाँ पर रहने लगे। ठीक है भाई? तो खुला बरामदा होता था, गलियारा होता था, और जहाँ पर अपने जैसे कपड़े सुखा सकते थे, और बढ़ी हुई जो आबादी थी उसको बसाने के लिए ये इमारतें जो है वो बनाई गई थी। क्लियर होगा? और ये इमारतें एक समय में भारतवर्ष की एकता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण स्थान इन चौल इमारतों का रहा। क्यों? क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ रहने लगे थे और अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों के लोग एक साथ रहने लगे। तो उससे क्या होती है? एकता, एकजुटता आती है। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका चौल इमारतों ने निभाई थी। अब आता है अंतिम पेज, और हर डेट्स को आपने याद कर लिया होगा, लेकिन कुछ एक डेट्स हैं जो मैंने अभी नहीं बताई होंगी, उनको भी आपने साथ साथ जो पढ़ते रहना। पहली डेट 1510, ये आपको नहीं बताई है। यहाँ पर देखिए भारतवर्ष में जो है सर्वप्रथम जो विदेशी आए थे, जिन्होंने भारतवर्ष की खोज करी थी, वो थे कौन थे? पुर्तगाली। और वास्को डी गामा सर्वप्रथम भारतवर्ष में आए थे। तो उनके द्वारा जो स्थापित पहली जो बस्ती थी वो थी पणजी। तो याद रखना, पुर्तगालियों ने बसाया पणजी 1510। फिर आता 1605 ईस्वी में भाई डच लोग भी उस समय आए थे। तो डच लोगों ने जिसे बसाया था पहला, वो था मछलीपट्टनम। तो मछलीपट्टनम डच लोगों की तरह। फिर आएगा 1639 39 ईस्वी में मद्रास। मैंने ये बताया था आपको किसके द्वारा बसाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा, सेंट फोर्ट जॉर्ज। फिर 1661, ये भी मैंने आपको बताया, शायद पिछली वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पर 1661 ईस्वी में जो मुंबई था ये पुर्तगालियों के पास था भाई। लेकिन क्या हुआ 1661 ईस्वी में, उस समय जो राजा थे चार्ल्स द्वितीय, इनका जो है वो पुर्तगाल की रानी थी जिसका नाम राजकुमारी थी कैथरीन के साथ उनका विवाह हो गया। तो इसलिए दहेज में, देखिए वहाँ भी ये व्यवस्था रहती, तो दहेज में जो है वो ये मिल गया चार्ल्स सेकंड को, द्वितीय को जो मिल गया था मुंबई। 7 द्वीपों का ये समूह कहा जाता है। तो ये भी मिल गया दहेज में किसको? चार्ल्स द्वितीय को। फिर 1668 ईस्वी क्या हो कि चार्ल्स द्वितीय ने जो है जो मुंबई था वो दे दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे के ऊपर। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से मुंबई मिल गया 1868 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1669 69 की अगर बात करें, यहाँ ये मैंने नहीं बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है स्वेज नहर का खुलना। स्वेज नहर, आप सोचिए ये कौन सी नहर थी भाई? भारतवर्ष में तो ऐसी कोई नहर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा। देखिए मैं थोड़ा सा भारतवर्ष का मानचित्र सपोज यही लेकर चलते हैं। इस साइड को आपका अरब सागर, इस साइड को आपका बंगाल की खाड़ी, और नीचे हिंद महासागर। मैं ले जाऊंगा आपका अरब सागर। अरब सागर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ अगर आप सऊदी अरेबिया के साथ देखेंगे, यहाँ को एक जो है वो लाल सागर जाता है, रेड सी जाता है ऐसे, और यहाँ पर खत्म हो जाता है। आगे जो है मिस्र जो देश है उसकी भूमि लग जाती है, मिस्र देश। लेकिन मिस्र देश के आगे जो है फिर से समुद्र लग जाता है, और वो है मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी के साथ ही जो यूरोप लग जाता है, जहां से इंग्लैंड से लोग आए। इंग्लैंड से आए तो इन्होंने देखा पहले कहां से आते थे? अफ्रीका होकर। ये अफ्रीका महाद्वीप है, पूरा यहां से घूम के आना पड़ता था।
अब भाई क्या हुआ, क्योंकि वो आते थे समुद्री जहाज के, समुद्री रास्ता तो यही हुआ। उन्होंने क्या किया, देखिए इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, और सबसे बड़ी बात है कि मिस्र के ऊपर उन्होंने शासन कर लिया, उसको भी कब्जे में ले लिया, जैसे भारत उपनिवेश बनाया मिस्र को भी कर लिया। तो क्या किया उन्होंने भाई, जो मिस्र में जो जमीनी जगह थी, उन्होंने क्या किया, लाल सागर से लेकर जो है मेडिटेरेनियन को मिलाने के लिए जो है नहर बना दी, और गहरी नहर बनाई जहां से उनके जहाज जो वो आ सकते थे। तो जो महीनों में उनको सफर लगता था, वो आसानी से कुछ ही दिनों में भारतवर्ष में पहुंचने लगे थे, और इसे कहा गया स्वेज नहर। क्लियर हो गया। कब ओपन हुई, 69 में, 1669 में। 1673 ईस्वी में, ये डेट मैंने आपको नहीं बताई है। 1673 ईस्वी में क्या, फ्रांसीसी लोग भी भारतवर्ष में आए थे, तो इन्होंने जिसको बसाया था वो था पांडिचेरी, याद रखना पांडिचेरी। 1690 ईस्वी में, याद रखना, ये अब वो पहुंच गए थे बंगाल में। कहाँ, मद्रास के बाद बंगाल में उन्होंने जो किलाबंदी करी थी वो था फोर्ट विलियम, जिसकी हमने बात भी की। तो कोलकाता अंग्रेज जो है यहाँ इन्होंने बसाया। फिर 1757 ईस्वी में, याद होगा, प्लासी का युद्ध हुआ था, जहां पर बंगाल को जो है सर्वप्रथम अंग्रेजों ने जीता था, और वहां पर राज करना उन्होंने प्रारंभ किया था सिराजुद्दौला को हराकर, और अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव। 1853 ईस्वी में, ये कीजिए, 1853 ईस्वी में क्या हुआ था, पहली रेल भारतवर्ष में चली थी ला डलहौजी के द्वारा। कहाँ, मुंबई से थाना तक। 1872 ईस्वी में, ये भी याद कीजिए, ये भी मैंने बताया है, भारतीय की जो पहली जनगणना थी वो सर्वप्रथम जो है हुई थी, प्रथम प्रयास 1872 ईस्वी में। और 10 साल जो जनगणना थी वो कब शुरू की गई थी, 1881 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में, एक तो मैंने बड़े पहले भी बताया था कि बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था, लेकिन एक और भारतीय जो उस समय सबसे बड़ा जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट था, उसका नाम था जमशेद जी टाटा। याद रखना, जमशेद जी टाटा ने जो है वो अपना पहला स्टील प्लांट जो जमशेदपुर में जो है वो लगाया था, ये बड़ी बात थी। और 1911 ईस्वी में क्या होता, गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे जॉर्ज पंचम और मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया था। क्लियर हो गया, तो आपको ये याद रहेंगी। अब चलते हैं अंतिम 2 लाइनें जो हमेशा लेकर आता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि जिंदगी में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, जिंदगी में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं, उन्होंने असफलता का सामना जरूर किया है, 100% किया है, और तभी जाके उन्होंने अपना मुकाम जो है हासिल किया है। और आज ऐसे व्यक्तित्व से आप रूबरू कराऊंगा कि आप इनको हमेशा जो है जहन में याद रखेंगे। ये है जमशेद जी टाटा जी, पहले भारत के बड़े उद्योगपति, जिन्होंने 1905 ईस्वी में जमशेदपुर में जो है एक बड़ा स्टील प्लांट जो है बनाया था। माना जाता है कि एक बार वो इंग्लैंड अपने दोस्त के साथ गए, और वहाँ पर जब वो किसी होटल में जा रहे थे खाना खाने के लिए, तो वहाँ उनको गेट के ऊपर रोक दिया गया, क्योंकि उस होटल के बाहर लिखा हुआ था कि यहाँ पर किसी भारतीय या फिर कुत्ते का आना वर्जित है, अलाउ नहीं है। तो उन्होंने इसे अपने देश का जो है वो अपमान समझा, और उन्होंने कसम खाई कि वो अपने देश में इससे भी बढ़िया सुंदर होटल जो है बना कर दिखाएंगे। और ये करिश्मा उन्होंने कर दिखाया। कब, 1903 ईस्वी में उन्होंने जो है ये होटल, जो मुंबई के जो है यहाँ पर समुद्र के किनारे पर बना हुआ है, आलीशान। और याद रखना, इसमें लगभग जो है वो उस समय 560 लग्जरियस कमरे जो है वो बनाए गए थे। तो ये जमशेद जी टाटा ने जो है कर दिखाया था, और उन्होंने बाहर लिखवाया था कि यहाँ पर किसी अंग्रेज और बिल्ली को आना सख्त मना है। तो इस प्रकार से उन्होंने जैसे को तैसा और एक बड़ा कार्य जो है कर दिखाया था। तो आज का विचार यही, ऐसे लोग ही, इनके ऊपर ही ये विचार फिट होते हैं। तो आप लोग भी असफलता से घबराइएगा नहीं, बार बार कोशिश कीजिएगा, आप सफल अवश्य होंगे। आप लोग मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।